सोचो, एक नॉन स्टॉप पार्टी चल रही है, मस्त म्यूजिक, बढ़िया खाना, सब फुल एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन एक कैच है, बिल हमेशा आप ही भरते हो। कैसा लगेगा? अनफेयर, राइट? वेल, 18th सेंचुरी फ्रांस में 97% लोगों की लाइफ ऐसी ही थी। तो चलो आज टाइम ट्रैवल करते हैं और देखते हैं कि जब इन आम लोगों ने कहा बस अब और नहीं, तो उनके उस ना ने आखिर कैसे पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया। So let's get right into it. हम एक्सप्लोर कर रहे हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन, आज़ादी की वो अल्टीमेट कहानी जिसने दुनिया को 3 मैजिकल वर्ड्स दिए: लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। यह है हमारा आज का सफ़र। हम शुरू करेंगे उस पुराने अनफेयर सिस्टम से, फिर देखेंगे कि रेबेलियन की चिंगारी कैसे जली, इनकलाब कैसे शुरू हुआ, नए फ्रांस का सपना कैसा था, उसके बाद दहशत का वो काला दौर, और आखिर में इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख, इसकी लेगेसी। रेडी? लेट्स गो। ओके, तो सबसे पहले सेक्शन 1। लेट्स गो बैक टू 18th सेंचुरी फ्रांस। इमेजिन करो एक ऐसा सोसाइटी जो एक मजबूत पिंजरे जैसा है। इसे कहते थे एंशियन रिजीम, यानी द ओल्ड सिस्टम। यहाँ आपकी पूरी लाइफ बस इस बात पर डिपेंड करती थी कि आप किसके घर में पैदा हुए हो, बस एंड ऑफ स्टोरी। और जरा इस इम्बैलेंस को देखो। सीरियसली, फ्रेंच सोसाइटी ना 3 हिस्सों में बटी हुई थी, जिनको एस्टेट्स कहते थे। फर्स्ट एस्टेट यानी चर्च के लोग, आबादी का सिर्फ 1%। सेकंड एस्टेट यानी राजे महाराजे, सिर्फ 2%। और बाकी थे पूरे के पूरे 97% लोग, द थर्ड एस्टेट। तो ये एंशियन रिजीम आखिर था क्या? सिंपल वर्ड्स में, ये 1789 के रेवोल्यूशन से पहले का पॉलिटिकल और सोशल सेटअप था। एकदम रिजिड, मतलब आप जिस फैमिली में पैदा हुए वही आपकी पहचान, वही आपकी किस्मत। और सबसे ऊपर किंग, जिसके पास थी एब्सोल्यूट अनलिमिटेड पावर। और ये टेबल तो पूरी कहानी साफ कर देता है। देखो, ऊपर के जो 3% लोग थे, क्लर्जी और नोबिलिटी, उनके पास सारी जमीन, सारी पावर थी, और टैक्स 1 रुपया नहीं देते थे, 0। और सारे टैक्सेस का बोझ, चाहे वो चर्च का थाइड्स हो या स्टेट का टाइल, सबके सब थर्ड स्टेट वाले भरते थे, यानी वही 97% लोग। चलो इसको एक सिंपल क्लासरूम एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है? इमेजिन करो कि आपकी क्लास के जो फ्रंट बेंचर्स हैं ना, उन्हें कभी फीस नहीं देनी पड़ती, और टीचर से सारी शाबाशी भी उन्हीं को मिलती है, और बाकी पूरी क्लास सारा काम करती है, सारे असाइनमेंट्स बनाती है, और फीस वो पूरी क्लास की भरती है। बिल्कुल यही हाल था फ्रांस का। वो फ्रंट बेंचर्स थे फर्स्ट और सेकंड स्टेट, और बाकी पूरी क्लास वो थी बेचारी थर्ड स्टेट। और जैसे इतना काफी नहीं था, एक और प्रॉब्लम आ गई, सबसिस्टेंस क्राइसिस। बेसिकली फ्रांस की पॉपुलेशन तो रॉकेट की तरफ बढ़ रही थी, पर खेती से उतना अनाज नहीं मिल रहा था। रिजल्ट, आम आदमी की जो मेन चीज थी, रोटी, उसके दाम आसमान पर पहुंच गए। मतलब लोगों के पास ना कोई पावर थी, और अब पेट भरने के लिए रोटी भी महंगी हो गई थी। तो ये सब आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सिस्टम, जहां आपको स्पेशल ट्रीटमेंट सिर्फ इसलिए मिलता है क्योंकि आप एक खास फैमिली में पैदा हुए हो, जबकि बाकी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, ये बेइंसाफी आज भी दुनिया भर में जस्टिस और डेमोक्रेसी के लिए होने वाली लड़ाइयों की जड़ है। ये सिर्फ फ्रांस की कहानी नहीं है, ये हर उस सोसाइटी की कहानी है जो इक्वालिटी के लिए लड़ रही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर। देखो, इतना अन्याय ज्यादा दिन तक नहीं चलता। धीरे धीरे इस सिस्टम के खिलाफ एक चिंगारी सुलगने लगी थी। अब टाइम था आवाज उठाने का। तो ये चिंगारी आखिर भड़की कैसे? कई रीजंस थे। एक, लंबी लंबी लड़ाइयों की वजह से फ्रांस का खजाना बिल्कुल खाली हो चुका था। 2, थर्ड एस्टेट में ही एक नया पढ़ा लिखा मिडिल क्लास आ गया था जो सवाल कर रहा था। 3, फिलोसोफर्स के आज़ादी और बराबरी जैसे नए रैडिकल आइडियाज लोगों तक पहुंच रहे थे। और आखिरी आग लगाई किंग लुई द 16th ने, जब उसने, यू गेस्ड इट, थर्ड एस्टेट पर एक और टैक्स लगाने का सोचा। और ये कोट जॉन शाक रूसो का इन्हीं नए आइडियाज का सिंबल है। इंसान आज़ाद पैदा होता है, पर हर जगह वो जंजीरों में जकड़ा है। ये बातें, पता है, कॉफ़ी शॉप्स और सोशल गैदरिंग्स में डिस्कस होती थीं, और आम लोगों को रियलाइज़ हो रहा था कि ये जंजीरें नेचुरल नहीं हैं, इन्हें तोड़ा जा सकता है। अब नए टैक्स लगाने के लिए किंग को एक पुरानी असेंबली बुलानी पड़ती थी। नाम था स्टेट्स जनरल। यहाँ तीनों स्टेट्स के लोग आते थे, पर इसमें एक बहुत बड़ा झोल था। वोटिंग का सिस्टम अजीब था। हर स्टेट का सिर्फ एक वोट। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट हमेशा टीम बना लेते थे और 2-1 से जीत जाते थे। थर्ड स्टेट, उनकी आवाज़ हमेशा बेकार जाती थी।
तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एजुकेशन और नए आइडियाज लोगों को इतनी हिम्मत दे सकते हैं कि वो सदियों से चले आ रहे अन्याय को चैलेंज कर दें। सच में, एक आइडिया की ताकत एक पूरी आर्मी से ज्यादा हो सकती है। और अब सेक्शन 3, वो चिंगारी अब आग बन चुकी थी। अब वक्त था एक्शन का, अब वक्त था इनकलाब का। चलो देखते हैं कि रिबेलियन के पहले कदम कैसे उठाए गए। Things started moving really fast. 5 मई को एस्टेट्स जनरल मिली। थर्ड एस्टेट ने कहा 1 पर्सन 1 वोट चाहिए। किंग ने साफ मना कर दिया। इसलिए 20 जून को वो सब पास के एक इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए और कसम खाई कि वो फ्रांस के लिए एक नया संविधान लिखकर रहेंगे। और फिर 14 जुलाई को लोगों की भीड़ ने बस्तील पर धावा बोल दिया, जो कि किंग की तानाशाही का सबसे बड़ा सिंबल था। हमें ये समझना होगा कि बैस्टील सिर्फ एक जेल या किला नहीं था, वो किंग की अनलिमिटेड ओप्रेसिव पावर का जीता जागता सिंबल था। उसका गिरना सिर्फ एक बिल्डिंग का गिरना नहीं था, ये डर के एक पूरे सिस्टम का गिरना था। और ये जीत इतनी बड़ी थी कि फ्रांस आज भी इस दिन को अपने नेशनल डे के तौर पर सेलिब्रेट करता है। सो व्हाई डज दिस वन इवेंट मैटर सो मच टू अस टुडे? क्योंकि बैस्टील का गिरना हमें याद दिलाता है कि सिंबल्स कितने पावरफुल होते हैं, और ये भी कि कभी-कभी आम लोगों को, ऑर्डिनरी पीपल लाइक यू एंड मी, एक्स्ट्रॉर्डिनरी कदम उठाने पड़ते हैं ऑप्रेसिव सिस्टम्स को तोड़ने के लिए। सेक्शन 4, बास्टील गिर चुका था, राजा की पावर टूट रही थी। रेवोल्यूशन के शुरुआती दिन उम्मीद से भरे थे। एक नए आज़ाद फ्रांस का सपना देखा जा रहा था। लेकिन सवाल ये था, क्या ये सपना सबके लिए बराबर था? लेट्स डिग इन। नेशनल असेंबली ने एक कमाल का डॉक्यूमेंट पब्लिश किया, द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन। इसने सभी सिटीजन्स को आज़ादी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी, कानून के सामने बराबरी और बोलने की आज़ादी जैसे लाइफ चेंजिंग राइट्स दिए। ये मॉडर्न डेमोक्रेसी का फाउंडेशन था। बट यहाँ एक बहुत बड़ा बट था। आखिर ये सिटीजन था कौन? वोट देने का हक सिर्फ 25 साल से ऊपर के उन मर्दों को मिला जो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स पे करते थे। औरतें, गरीब लोग, उन्हें इस डेफिनेशन से पूरी तरह बाहर कर दिया गया। इस हिपोक्रेसी को एक ब्रेव एक्टिविस्ट और राइटर ओलिम्पे दे गूज ने चैलेंज किया। उन्होंने 1791 में अपना खुद का डॉक्यूमेंट लिखा, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। स्क्रीन पर देखो, मेन्स डिक्लेरेशन कहता है मेन आर बॉर्न फ्री। ओलिम्पे ने इसे करेक्ट करके लिखा, वुमेन इज बॉर्न फ्री एंड रिमेन्स इक्वल टू मैन इन राइट्स। एक छोटा सा चेंज पर कितना पावरफुल मैसेज। ओके, यहाँ एक सेकेंड के लिए रुकते हैं, पॉज एंड थिंक। डिक्लेरेशन ने कहा सभी सिटीजन्स बराबर हैं, लेकिन औरतें और गरीब लोग वोट ही नहीं दे सकते थे। तो क्या हम इसे सच में यूनिवर्सल राइट्स कह सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? लेट मी नो। ये इतना मैटर क्यों करता है? क्योंकि ये हमें सिखाता है कि राइट्स के लिए लड़ाई अक्सर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जीती जाती है। और ये हमें हमेशा याद दिलाता है कि जब भी आज़ादी या बराबरी की बात हो रही हो तो हमें एक सवाल ज़रूर पूछना चाहिए, इस आज़ादी की कॉन्वर्सेशन से किसको बाहर रखा जा रहा है? और अब हम एंटर कर रहे हैं रेवोल्यूशन के सबसे अंधेरे चैप्टर में। सेक्शन 5, आज़ादी का सपना अब एक डरावने सपने में बदलने वाला था। इस फेज को कहते हैं दहशत का दौर, यानी द रेन ऑफ टेरर। 1793 से 1794 तक फ्रांस ने एक्सट्रीम वायलेंस का दौर देखा। इसे लीड कर रहा था एक आदमी, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, और उसकी कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी। उनका लॉजिक था कि रेवोल्यूशन को बचाने के लिए दुश्मनों को ख़त्म करना ज़रूरी है, और ख़त्म करने का मतलब था सरेआम मौत की सज़ा। ज़रा इस नंबर को देखो, 17,000। इतने लोगों को तो ऑफिशियली गिलोटिन से मारा गया। हज़ारों और लोग जेल्स में या बिना किसी ट्रायल के मार दिए गए, और ये सब सिर्फ 1 साल के अंदर हुआ। इस दहशत के पीछे उनका एक अजीब सा लॉजिक था। गोल था रेवोल्यूशन को बचाना, मेथड था एक्सट्रीम डर फैलाना यानी टेरर, हथियार था गिलियोटिन, जो कहते थे कि सबको बराबरी से मौत देता है। लेकिन इसका रिजल्ट पैरानोया। हर तरफ सिर्फ शक का माहौल था, कोई सेफ नहीं था। यहां तक कि जिसने टेरर शुरू किया, टेरर ने उन्हीं को खा लिया। आखिर में रॉबस्पियर खुद गिलियोटिन पर चढ़ गया। इसको ऐसे समझो, मान लो आपकी सोसाइटी ने चोरों को पकड़ने के लिए एक नया गार्ड रखा, लेकिन वो गार्ड इतना डर गया कि वो हर उस इंसान को जेल में डालने लगा जिस पर उसे जरा सा भी शक होता। बहुत जल्द सोसाइटी के लोग चोरों से ज्यादा उस गार्ड से डरने लगे। बिल्कुल यही था रेन ऑफ टेरर। जो रेवोल्यूशन को बचाने निकले थे वो खुद ही सबसे बड़ा खतरा बन गए। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है?
द रेन ऑफ टेरर एक चिलिंग रिमाइंडर है, एक कॉशनरी टेल जो बताती है कि कैसे आज़ादी जैसे नेक आइडियाज़ भी डर और पावर के नशे में करप्ट हो सकते हैं और आज़ादी के नाम पर ही एक नई तानाशाही ला सकते हैं। चलो अब चलते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, दी आफ्टरमैथ। तूफान गुजर चुका था, अब टाइम है ये देखने का कि इस इनकलाब के बाद आखिर बचा क्या और इसकी लेगेसीज की विरासत क्या थी। तो इस पूरी उथल पुथल से आखिर में फ़ायदा किसको हुआ? ये चार्ट साफ साफ बताता है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ थर्ड एस्टेट की अमीर लोगों को, जैसे मर्चेंट्स और लॉयर्स जिन्हें पॉलिटिकल पावर मिल गई। लेकिन गरीब लोग जिन्होंने सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी, उन्हें वोट तब भी नहीं मिला और उनकी स्ट्रगल चलती रही। और क्लर्जी और नोबिलिटी ने तो अपना सब कुछ खो दिया। टेरर के बाद जो गवर्नमेंट बनी वो बहुत कमज़ोर और अनस्टेबल थी, और इस पॉलिटिकल केओस ने एक नए पावरफुल लीडर के लिए दरवाज़ा खोल दिया, एक मिलिट्री डिक्टेटर जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। मतलब रेवोल्यूशन ने एक राजा को हटाया पर आखिर में एक एम्परर को जन्म दे दिया। लेकिन इस रेवोल्यूशन की सबसे बड़ी लेगेसी फ्रांस के बाहर थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी यानी आज़ादी, बराबरी और भाईचारा के आइडियाज़ को पूरी दुनिया में फैला दिया। इसने फ्यूडलिज्म को ख़त्म करने और आज़ाद देश बनाने के लिए दुनिया भर के मूवमेंट्स को इंस्पायर किया। ये मॉडर्न डेमोक्रेटिक राइट्स का एक ब्लूप्रिंट बन गया। हम इस एक्सप्लेनर को एक आखिरी इंपॉर्टेंट सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। फ्रांस ने एक तानाशाह राजा को हटाया, पर उस प्रोसेस में पहले रॉबेस्पियर और फिर नेपोलियन जैसे डिक्टेटर्स आ गए। तो मेरा आपसे सवाल है, एक टायरेंट को हटाने के लिए क्या दूसरे टायरेंट को ले आना आज़ादी है,